अस्सलाम वालेकुम मती उल्लाह जान MJ TV। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक बहुत बड़े रज़ाकार इदारे की। रज़ाकार से मुराद ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई आफात आती हैं तो रज़ाकारों का बहुत बड़ा किरदार होता है, और उसमें जो एक बड़ा नाम है वो है पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन। और पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के चीफ कमिश्नर हमारे साथ आज मौजूद हैं, एडवोकेट अमानुल्लाह कनरानी, जो कि साबिक एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान भी रहे हैं और इस वक्त एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के चीफ कमिश्नर के ओहदे के हवाले से, और कानूनी जंग जीत भी चुके हैं, मगर इनकी राह में एक बहुत बड़ी रुकावट है, और वो हैं पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के पैटर्न इन चीफ या चीफ स्काउट होता है, एक बड़ा जो सबसे बड़ा है। और वो जो इसका कानून है पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन का, उसके मुताबिक वो सरबराह ममलकत सदर ममलकत जनाब आसिफ अली जरदारी जो हैं वो चीफ स्काउट हैं इस पूरी तंजीम के। आखिर ये झगड़ा क्या है, ये ओहदा अचानक इतना इम्पोर्टेंट कैसे हो गया है कि बावजूद इसके कि अमानुल्लाह कनरानी जो हैं एक मुंतखब हुए हैं एक इलेक्शन के ज़रिए, पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के कानून के तहत जो इलेक्शन हुआ है, मगर वो जब अपना ओहदा संभालने जाते हैं तो पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन का जो एक बहुत बड़ा दफ्तर है और बहुत बड़ी उसकी अराजी है, कितने एकड़ है जनाब? 15-20 एकड़ की अराजी है। ये शक्करपड़िया के पीछे ये जो इस्लामाबाद पोलो क्लब के साथ का जो इलाका है, तो वहाँ पे ताले पड़ जाते हैं और वहाँ पे इनको जाने नहीं दिया जाता। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन या ये इसकी अहमियत क्या है, ये कब बनी, और फिर इनका अभी मसला क्या है, और इस इदारे के बंद होने से नुकसान क्या हो रहा है, और इस इदारे का आखिर फ़ायदा क्या है। तो अमानुल्लाह कनरानी साहब, सबसे पहले तो आप हमें इस बॉय स्काउट एसोसिएशन के बारे में बताएं कि ये है क्या है, इसको बनाया क्यों गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मती उल्लाह जान साहब की मेहरबानी, आपने अचानक मुझे मिले और आपने बात की और मुबारकबाद दी। तो आपने कहा कि मुझे ज़रा बैकग्राउंड दें। लीगल बैकग्राउंड तो ये है कि ये जो बुनियाद है पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी। 22 दिसंबर 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये इसका चीफ स्काउट के ओहदे का हल्फ उठाया, जो एक एजाज़ी होता है। और 22 दिसंबर 1947 को 22 दिसंबर गवर्नर हाउस कराची में। तो ये एक सेरेमोनियल होता है ताकि लोगों में एक जज्बा उभारा जाए कि एक ऐसा इदारा रज़ाकारों का है जिसको हेड ऑफ़ द स्टेट जो है हेड करते हैं। तो एजाज़ी होता है ताकि लोगों में अंदर जो है जज्बा उभरे। और जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि रज़ाकारों का मतलब ये है कि जब कभी आफात आएँ, हादसात आएँ, उसके अंदर कौमी और मिली जज्बे के साथ जो है वो कौम के शाना बशाना खड़े हों और उनकी मदद करें। न सिर्फ एक बल्कि इसके अंदर स्कूलों से, ख़ासतौर स्कूलों के बच्चे जो है, ख़ासतौर गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे जो है इसके अंदर वो मेंबरशिप लेते हैं, और उनका काम यही होता है कि उनके अखलाकी तरबियत की जाए, उनकी तालीमी सलाहियत बढ़ाई जाए, उनके अंदर एक पाकिस्तानियत और कौमियत का जज्बा उभरा जाए, उसके अंदर इस्लामी अक़दार का तरवीज किया जाए। ये एक अच्छे इंसान की तश्कील के लिए, एक अच्छे इंसान को बनाने के लिए ये इदारा है। स्कूल से लेकर आगे जब बाकी जो हम लोग होते हैं उस इदारे के सपोर्ट के लिए होते हैं, उससे कमाने के लिए नहीं होते हैं, इसकी कोई तनख्वाह नहीं होती है। ये एजाज़ी होता है, बच्चे जो है लाखों की तादाद में हैं, उनकी तरबियत, तरवीज, तरगीब उनके कैसे किया जाए, और जब कभी हालात आ जाएं ऐसे खुदा न ख्वास्ता, उसके अंदर हम आम आदमी की मदद कैसे करें। इसके अंदर ट्रैफिक का डिसिप्लिन भी शामिल है, इसके अंदर सफाई करना भी शामिल है, इसके अंदर लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना भी शामिल है, इसके अंदर माजूर और मरीज़ों का ताउन करना भी शामिल है। ये एक बहुत बड़े इंसानी जज्बे का नाम जो है बॉय स्काउट है। तो अच्छा कनरानी साहब, ये बताएं कि ये बॉय स्काउट हमें नज़र क्यों नहीं आते पूरे पाकिस्तान में? ये इतनी बड़ी तंजीम है और डेफिनेटली इसके दफातर इस्लामाबाद के अलावा भी होंगे। इसके दफातर इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है सर, उसका ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि वैसे तो हमारे मुल्क में 4 सूबे हैं, मगर इसके ऑर्गेनाइजेशन में 10 सूबे हैं। 10 सूबे इस तरह बनाए उन्होंने, 4 सूबे जो हमारे आइनी सूबे हैं, फिर गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर,
रेलवे, PIA और इस्लामाबाद बॉय स्काउट, इनको भी उन्होंने सूबे का दर्जा दिया है, मगर उसका स्ट्रेंथ सबका कम है। सवाए सूबों के जो रेगुलर सूबे हैं उसमें 10 मेंबर होते हैं, तो इनके हर जगह पर हेडक्वार्टर है और काफ़ी बड़ी उनके पास ज़मीनें होती हैं और काफ़ी बड़ा उनका एक एम्पायर किस्म का चीज़ है। तो उसमें कई बिल्डिंग्स भी हैं, कई इदारे भी हैं, कई अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपको नज़र इसलिए नहीं आता माज़रत के साथ, कब आप माशाल्लाह इतने बड़े हो गए और नीचे जो स्कूलों में बाकी जगहों पर एक्टिविटीज़ होती हैं, मगर उस सतह पर नहीं है। मैं एडमिट करता हूँ कुछ सालों से इसके अंदर काफ़ी, जिस तरह हमारे मुल्क के बाकी इदारों में डिक्लाइन है, इधर भी डिक्लाइन है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इनका जो आपने पूछा कहाँ कहाँ हैं, तो ये 10 जगहों पर हमारे इनके ऑफिसेज़ हैं। तो ये जो इस्लामाबाद का ऑफिस है और आप चीफ कमिश्नर मुंतखब हुए हैं बॉय स्काउट्स के पूरे पाकिस्तान के लिए या पूरे पाकिस्तान के लिए, तो ये इस्लामाबाद का ऑफिस है जहाँ पे एक बिल्डिंग भी सरकारी बनी है, 15-20 एकड़ की ज़मीन है, बड़ी कीमती ज़मीन है, तो ये बंद क्यों पड़ा है, क्यों ताले लगे हुए हैं इसको और कितने अरसे से बंद है? अच्छा, इसमें बात ये है, गुजारिश है कि क्योंकि पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन के चीफ कमिश्नर के इलेक्शन जो है हर 2 साल बाद होते हैं। इस वक्त जो हमारा टेन्योर था वो 3 अक्टूबर 2023 से लेकर 2025 तक जो है एक साहब थे सरफराज कमर डाहा साहब, वो होल्ड कर रहे थे ऑफिस को। अचानक जो है 31 अगस्त 2025 को उनको टर्मिनेट करके उनके पुराने इलेक्शन को, 2 साल पुराने इलेक्शन को वाइड डिक्लेयर करके एक नए बंदे को लाके बिठा दिया गया, जो एक पॉलिटिकल पार्टी का मरकज़ी कमेटी के मेंबर था। पिछले दिनों कराची में उस पॉलिटिकल पार्टी का इजलास हुआ तो वहाँ भी माशाल्लाह मौजूद थे। मगर ऐसा किसने किया? ये कानून में किसके पास अख्तियार है? कानून में बज़ाहिर तो किसी के पास नहीं, नेशनल काउंसिल का अख्तियार है। रूल 28 ऑफ जो हमारा POR है 2013, उसके अंदर वाज़ेह अख्तियार जो है नेशनल काउंसिल के मेंबर्स का है। नेशनल काउंसिल क्या है? मेंबर नेशनल काउंसिल पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन जो पूरे मुल्क से उनके मेंबर होते हैं, इस वक्त 68 मेंबर्स हैं उसके, तो उनको अख्तियार था। मगर एक किसी जो चीफ स्काउट साहब हैं अपने एक्स ऑफिशो ने अपना पावर अज खुद इस्तेमाल किया है, या उसको गलत एडवाइस किया गया, जिस तरह बहुत बाकी चीज़ों में गलत एडवाइस होते, इधर भी किसी ने गलत एडवाइस करके उनसे ये काम करवाया। मगर जब वो हाई कोर्ट चीफ स्काउट ने ये काम किया? जी, चीफ स्काउट कौन है? चीफ स्काउट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है अंडर द रूल 28 में। चीफ ऑफ स्काउट तो उनके पास ये अख्तियार नहीं है कानून में? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, कानून में उन्होंने अपनी तरफ से तज़्यूम कर लिया, मगर जब हाई कोर्ट में चैलेंज किया तो हाई कोर्ट ने होल्ड किया और सही होल्ड किया कि जनाब चीफ स्काउट एक सेरेमोनियल होता है, एजाजी है, इंतज़ामी अख्तियारात जो है वो नेशनल काउंसिल के होते हैं, वही किसी को अपॉइंट और रिकमेंड और वोट कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, नेशनल काउंसिल में कौन होता है, उसकी सरबराही कौन करता है? नेशनल काउंसिल चीफ कमिश्नर करता है, उसके मेंबर्स होते हैं ना सर, जैसे जो अब आपके पास अब मेरे पास होता है। इसमें मेंबर्स मैंने बताया हर सूबे के 10-10 हैं, बाकियों के अपने स्ट्रेंथ के लिहाज से कम है। टोटल मिलकर जो है 68 बनते हैं, उस 68 को उन्होंने कहा यह अख्तियार है। तो उन्होंने ICA किया, चौधरी रियाज साहब ने उसका नाम है, उन्होंने इंट्रा कोर्ट अपील की। चौधरी रियाज को तैनात किया गया था? जी, तैनात किया था। चौधरी रियाज कौन है? पीपल्स पार्टी का मरकजी कमेटी का मेंबर था। अच्छा है बल्कि। अच्छा, तो उसी को तैनात किया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 सितंबर 2025 को उसको नल एंड वाइड करार दे दिया। और फिर जो है चौधरी रियाज साहब ने इसको चैलेंज किया इंट्रा कोर्ट अपील में, और इंट्रा कोर्ट अपील जो है उनकी 9 अक्टूबर 2025 को खारिज हो गई है। दोनों फैसलों में ये लिखा गया चूँकि उनकी तैनाती एब इशू वाइड है, गैर कानूनी है, तो लिहाजा जो पुराना चीफ कमिश्नर है उसने जो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया था 20 अगस्त 2025 से, उसको कंटिन्यू किया जाए। और उस कंटिन्यूटी में 10 अक्टूबर 2025 को इलेक्शन हुए। वो चूँकि उनका ओहदा ख़त्म हो गया था, वो खुद भी कैंडिडेट था, बाद में उसने विड्रा किया और मुझे लोगों ने इलेक्ट किया। इसके अंदर मजीद इलेक्ट किया एज ए चीफ कमिश्नर पाकिस्तान बॉय स्काउट। फिर आपने इलेक्शन कराए? मैं नहीं, मैं चूँकि खुद कैंडिडेट था, तो इलेक्शन जो है फिर उसमें रूल में लिखा हुआ है, रूल 19 में, कि अगर कोई पहले चीफ स्काउट सदारत करेगा, अगर वो नहीं है चीफ कमिश्नर करेगा। चीफ कमिश्नर भी ख़त्म हो गया था, फिर इंटरनेशनल कमिश्नर करेगा। इंटरनेशनल कमिश्नर मैं था, मगर चूँकि मैं कैंडिडेट था तो उसमें रूल में लिखा हुआ है कोई भी सीनियर मेंबर जो है वहाँ कर सकता है। तो हमने ऐसे शख्स से सदारत करवाई जो दुनिया भर में सीनियर है, मसूद चिश्ती साहब। अच्छा। उसके पास सदारती मेडल है,
सिल्वर हमारे कैमल ये इलेक्शन हुआ किधर? दफ्तर तो बंद है आपके। तो हमने सर यहाँ लीजेंड अपना जो होटल है सुप्रीम कोर्ट बार का उसके अंदर किया। दफ्तर इसलिए बंद है जब से मैं इलेक्ट हुआ हूँ, जब से या अदालतों ने फैसले किए वो अदालतों के फैसलों को नहीं मान रहे। एक गैर मर्जी ताकत है, मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ कि भाई क्यों बंद है। मैं ये भी नहीं कह सकता किसी ने आर्डर दिया है, कोई आर्डर भी नहीं है, बस बंद है, ताले लगे हुए। या तो मैं जाऊँ ताले तोड़ूँ, मैं वकील हूँ, ये गैर कानूनी काम नहीं कर सकता हूँ। हालांकि पहले ये हुआ है, जो पुराना मुझसे पहले था उसने भी ताले तोड़े थे, पुलिस में रिपोर्ट हुई, चौधरी रियाज साहब आए थे उसने भी ताले तोड़े, उस वक्त भी रिपोर्ट हुई थी। तो मैं वो इकदाम नहीं कर सकता हूँ एज ए वकील, इसलिए मैं अपना काम जारी रखा हुआ हूँ। जहाँ भी अदालतों में इन्होंने केस किया, एबटाबाद में कल वहाँ पर भी गया था, और यहाँ भी इन्होंने किसी ने केस किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा, वो भी उनका खारिज हो गया 20 अक्टूबर को, मगर दफ्तर फिर भी बंद है। अब मैं नहीं समझता हूँ कौन इस दफ्तर को खोलेगा, मगर मैं अपने आप को इलेक्टेड चीफ कमिश्नर हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ, और कानून के नज़र में इस वक्त इसके अलावा कोई रेमेडी है ही नहीं किसी के पास जाए तो। जी, तो अब आप मुझे ये बताएं कि हाई कोर्ट ने जब आपके हक में फैसले दे दिए, सिंगल जज ने भी, डिवीजन बेंच ने भी, जी। तो फिर ये कौन से जज हैं जिनका मौजूदा हुकूमत हुक्म ही नहीं मानती? ये नाम क्या है इन जजेस का, क्या नाम है? सर बात जजेस के नाम का नहीं है, बात अथॉरिटी ऑफ कोर्ट का है, क्योंकि आर्टिकल 201 है, ये बाइंडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हाई कोर्ट का जजमेंट जो है बाइंडिंग है। तो मैं मुनासिब नहीं है। कौन से जजेस हैं जिन्होंने फैसले दिए? देखें, मैं गुजारिश, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, मुनासिब नहीं है कि जज का अपना जाती आर्डर नहीं है, ये अदालत है, हाई कोर्ट का आर्डर है, आइन में लिखा हुआ 201 है कि उनके बाइंडिंग है हर इदारे पर। अब हम तो ये कह सकते हैं अदालतों को नहीं मान रहे, मैं नहीं कह रहा जजों को नहीं मान रहे, अदालतों के फैसलों को जो नहीं मान रहे वो इसके हैं। अब कौन सुनेगा? मैं तो इन अदालत का दरख्वास्त दूं या न दूं अलग बात है, मगर रूल ऑफ द लॉ का डिमांड है एक आर्टिकल 201 के तहत उनके ऑर्डर्स को जो है वो भी किया जाए। चलो ठीक है, जो चीफ स्काउट है, जी, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जी, वो एक एक्स ऑफिशियो बॉय स्काउट्स के सरबराह होते हैं, पैटर्न होते हैं। जी, उनकी क्या दिलचस्पी है कि कौन कमिश्नर बनता है इलेक्शन में, कौन नहीं बनता? आपके ख्याल में उस क्या जगह की क्या अहमियत है? ये जो बड़ी बिल्डिंग है या 20 एकड़ की अराजी है इस्लामाबाद में, पॉश इलाके में, इसकी क्या अहमियत है? देखिए बड़ी साहब, मैं किसी की नीयत पर तो शक नहीं कर सकता, क्योंकि ऑफिस बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। एक्स ऑफिसो चीफ स्काउट जो है प्रेसिडेंट पाकिस्तान है, और मैंने कभी प्रेसिडेंट पाकिस्तान के दस्तखत कहीं देखे नहीं कि उसने खुद कहीं कोई आर्डर किया हो। मुझे लगता है कि उनके ऑफिस को मिसयूज़ किया जा रहा है, क्योंकि हमारे दूसरे पार्टी के खिलाफ एक जगह पर एक आर्डर ऐसा था कि जब पता चला कि जब अपना प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है दुबई में थे, तो दूसरा एक आर्डर उनके हाथ में था, पता चला प्रेसिडेंट पाकिस्तान नवाबशाह में थे। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि प्रेसिडेंट के गैर मौजूदगी में नीचे कौन उनके अथॉरिटी को इस्तेमाल कर रहा है, कौन अथॉरिटीज़ को यूज़ कर रहा है। मैं लफ्ज़, मैं प्रेसिडेंट पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता हूं, मगर ये ज़रूर कह सकता हूं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर प्रेसिडेंट को इस ऑफिस की ज़रूरत है, मुझे बुलाए, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब मुझे अच्छी तरह जानते हैं। जब मैं 2018 में इलेक्शन लड़ रहा था, उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग भी दी थी मगर मुझे ये जानते हुए भी वो ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं जिसको शायद वो खुद नहीं जानते हूँ, जिनको मैं जितना मुझे जानता है। मैं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ, सेनेटर रहा हूँ, मैं ARD का हिस्सा रहा हूँ। मैंने मोहतरमा के साथ मिलकर, बाद में हमने मियां नवाज शरीफ के साथ मिलकर नवाब अकबर खान बुगटी के पार्टी के प्लेटफॉर्म से काफ़ी हमने पॉलिटिकली काम किया है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर उनको सही पता चल जाए तो इसकी अहमियत ये है कि ये ज़मीन जो है वो ज़ाहिर आपने कहा ग्रीन लैंड है, और यहाँ पर आपको पता है ग्रीन लैंड के ऊपर हर एक की नज़रें होती हैं, उसको कमर्शियली इस्तेमाल करके बहुत कुछ कमाया जा सकता है। मगर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सदर साहब का ये नीयत है या सदर साहब ने किसी को इसलिए लगाया होगा। वो तो उनके पास लोग जाते हैं रोजगार के लिए, कोई बेरोजगार होगा उनकी पार्टी में, उसको रोजगार दे दिया, जाओ अपने लिए कुछ कमाओ खाओ। जनरली पॉलिटिक्स में होता है। बॉय स्काउट एसोसिएशन के ऑफिस से कोई कैसे कमा सकता है? ये तो एक स्काउट्स का दफ्तर है, इसमें कोई शक नहीं है स्काउट से नहीं कमा सकता है। मगर जो बंदा लंदन से चल के इधर आता है और इधर से जाकर कहीं पर एडवाइज़र बनता है और कहीं पर जाकर मेंबर बनता है, हाई कोर्ट से उसकी मेंबरशिप कैंसिल होती है, इसके बाद फिर भी इसके अंदर आने की कोशिश करता है, शरीफ आदमी है, मैं इस पर इल्ज़ाम ही नहीं लगा रहा हूँ। मगर मैं नहीं समझ, मैं खुद तंग हो गया, यकीन करें, क्योंकि मेरे केसेस है रोज़ हाई कोर्ट में,
اور میں ادھر آنے جانے میں مجھے تنگی ہو رہی ہے، شاید میں زیادہ دیر اس آفس کو ہولڈ بھی نہ کر سکوں، سیریمونیل میں رہوں گا مگر پریکٹیکلی دفتر کی طرح نہیں بیٹھ سکتا ہوں. تو مگر مجھے خود حیرت ہے کہ وہ شریف آدمی اس کے لیے کیوں اتنا زیادہ تڑپ رہا ہے. پورے پریزیڈنٹ کے آفس کو کیموفلاج کیا ہوا ہے اور پریزیڈنٹ کے آفس کے نام کو مس یوز کیا جا رہا ہے. اور میرا چونکہ اسٹیٹ ہے، میں اسٹیٹ کا اوبیڈینس ہوں، آرٹیکل 5 جو ہے، میں آئین کے تحت اسٹیٹ کا اوبیڈینٹ ہوں، ملک کا اور آئین کا، مگر اس بڑے ادارے کے نام کو چھوٹے کاموں کے لیے استعمال کرنا یہ افسوسناک ہے. میں اس دکھ کا اظہار کر رہا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا ہوں. اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ کی ماشاءاللہ سے عمر بھی ابھی 65 سال سے تو اوپر ہوگی جی. تو اس عمر میں آپ کو اسکاؤٹ بننے کا کیا شوق چرا ہے؟ سر مجھے کوئی شوق نہیں تھا. مجھے شوق اس لیے ہوا کہ ہمارے بلوچستان میں بھی ایسے مسائل ہوئے. وہاں پر اس قدر ہوا مطیع اللہ جان صاحب کہ بلوچستان میں ایک شخص نے اپنے گارڈز کے ساتھ آ کے قبضہ کیا بلوچستان کے بوائے اسکاؤٹ ہیڈ کوارٹر کو. اس وقت مجھے خوشی، اور یہ اس بات پر آپ کو بتاتے ہوئے خوش ہو رہا ہوں کہ وہ میں نے اپنے اثر رسوخ سے، یہ میں اس میں ریاست بھی شامل ہے، ریاستی ادارے بھی شامل ہیں، سب نے میری مدد کی اور ہم نے اس بوائے اسکاؤٹ کے ادارے کو خالی کرایا. کتنی جگہ تھی وہ 5 ایکڑ تھی، وہ میں نے خالی کروایا. بلوچستان میں؟ وہ ہاں 15 دن جو ہے باڈی گارڈز کا قبضہ تھا وہاں کوئٹہ میں. اچھا یہ ہے 2023 کی بات. یہ کون بندہ تھا؟ 22. اچھا نہیں لگتا سر میں کسی کو چارج کروں. پبلک کا نالج میں ہے یہ بات نا، کیس بھی چلا ہوگا، کورٹ میں گئے تو وہ مناسب نہیں لگتا. میں آپ کو ویسے ہاں سیاستدان ہے، پولیٹیکل ہے، میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو. نہیں پارٹی کا نہیں تھا کسی کا، باپ پارٹی کا تھا. چھوڑے وہ چارج نہیں کرنا. تو میں اس میں جو ہوتا ہے میں نے عرض کیا نا، ابھی ہمارا وہ اسکاؤٹنگ کا وہ ٹائم نہیں ہے، مگر ہم جب تک سپورٹ نہیں کریں گے بیچارے یتیم ہیں، اس سے تو اچک کے لے جائیں گے جیسے بھی اچک لیا تھا اس ادارے کو. اگر ہم نہیں ہوتے اور اس کو چیلنج نہیں کرتے، پہلے یہی ہوتا تھا ایک پریزیڈنٹ ہاؤس سے آتا تھا بندہ، ایک بندہ آ کے بیٹھ جاتا، بولا یہ چیف کمشنر ہے، وہ سب لوگ ہاتھ کھڑے کرتے تھے کیونکہ اس میں شو آف ووٹ ہے، وہ شو آف ہینڈ ہے. تو کون پریزیڈنٹ کے سامنے انکار کر سکتا ہے؟ کتنے عرصے سے یہ اسلام آباد کا دفتر بند پڑا ہے، تالے پڑے؟ یہ سر جب سے فیصلہ ہوا 30 سپٹمبر 2025 کو، جب سے تالے ہیں. تو آج جو ہے آپ دیکھ لیں تقریباً مہینے سے زیادہ ہو گئے یا 2 مہینے ہو گئے. جب یہ کھلا ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ دفتروں میں تو عیاشی ہوتی ہے، کام تو ہوتا نہیں ہے. گزارش ہے اس میں یہ ہے ہوتا نہیں، اگر اسکاؤٹنگ کرنا ہے تو آپ کے تمام صوبوں سے رابطے ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں. پھر بڑی بات ہے کہ اس کے اندر انٹرنیشنلی تقریباً 200 ملکوں میں بوائے اسکاؤٹ کام کر رہا ہے. انٹرنیشنلی ہر سال بلکہ ہر مہینے کہیں نہ کوئی فنکشنز ہو رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے ہفتے تائیوان میں تھا تو ہمیں بتایا گیا جی تائیوان اور چائنا کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارے ڈیلیگیٹس کو نہیں جانا چاہیے. تو میں خود جانا چاہتا تھا، میرا نام بھی تھا، مگر میں نہیں گیا اس اوبیڈینس میں کہ شاید ملک کا نقصان نہ ہو، چائنا کے ساتھ تعلقات خراب نہ ہو. ابھی بھی کوریا میں ہو رہا ہے، مطلب ہر ہفتے دنیا بھر میں ایک رابطوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اب وہ منقطع ہے. اب دنیا میں سے ہم کٹے ہوئے بوائے اسکاؤٹ کے حوالے سے، میں سے ایک فرد واحد کی لسٹ کی وجہ سے وہ لازماً آنا چاہتا ہے، یا کوئی ادارہ یا کوئی اسٹیٹ کا کوئی آفس وہ چاہتا ہے کہ یہاں پر کوئی اور ہو، ہمارا بندہ ہو، کوئی اور نہ ہو. اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ انٹرنیشنل کمشنر کیسے الیکٹ ہوئے تھے؟ سر یہ بھی نیشنل کونسل کے ممبر کے ذریعے سے 6 مارچ 2025 کو میں الیکٹ ہوا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر آگے جاتا ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو ادھر بھی میرا سرٹیفکیٹ بھی انہوں نے گیا ہوا ابھی تک آیا نہیں ہے. بہرحال اپائنٹمنٹ چیف کمشنر کرتا ہے، تو میں ایز اے چیف کمشنر انٹرنیشنل کمشنر بھی ایکٹ کر رہا ہوں ابھی تک. تو سر یہ آپ کو کیا شوق چرایا اس عمر میں؟ یہ بیرون ملک دورے ہوتے ہیں اس میں، اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، پاکستان بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن ورلڈ آرگنائزیشن آف اسکاؤٹ موومنٹ کا ممبر ہے اور تقریباً 216 ملکوں میں اس آرگنائزیشن کا وجود ہے. تو ریسیپروکل گراؤنڈز پہ جو ہے یہ دنیا بھر میں آرگنائزیشن کام کرتی ہے اور اپنے اپنے ملکوں میں جہاں یہ آرگنائزیشن ہے وہاں دعوت دیتے ہیں. جمہوری ہوتے ہیں، ٹریننگ کیمپس ہوتے ہیں، مختلف آرگنائزیشنز کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں. آپ نے کتنے ایسے پروگرام اٹینڈ کیے ہیں باہر کے ملکوں میں؟ میں نے ابھی تک صرف ایک اٹینڈ کیا ہے اور اس میں چیف کمشنر اکثر جاتے رہتے ہیں. مگر بات یہ جو آپ نے کہی نا کہ چیف کمشنر یا انٹرنیشنل کمشنر، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ایز اے ٹیم لیڈر جاتے ہیں، کوئی بھی جائے. بیسیکلی تو اسکاؤٹس جاتے ہیں 50، کبھی کوریا جاتے ہیں، کبھی تائیوان جاتے ہیں، کبھی پرتگال جاتے ہیں. یہ اسکاؤٹس کا نمبر بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر کسی کے ویزے نہیں ملتے ہیں،
किसी के इसमें क्वालिफिकेशन होती है, हर जो मेंबर जाने वाला होता है उनका एक क्वालिफिकेशन होती है कि आपको किस किस्म की कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें किस किस्म के लोगों की ज़रूरत है। अच्छा, बाहर के मुल्कों में भी बुजुर्ग बूढ़े बूढ़े लोग स्काउट्स होते हैं या यंग लोग भी आते हैं? नहीं, सब यही बाहर जो इंतजामी एग्जेक्टिव है वो तो सब बूढ़े ही है, अच्छा, जो स्काउटिंग करने वाले वो और तो पाकिस्तान में किधर हैं स्काउट्स, क्यों नहीं नजर आते हैं? सर स्काउट्स में अर्ज करो, स्कूल के बच्चे स्काउट्स हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन उनके अपने अपने इदारों में है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है। आप भी सेंट्रल लेवल पर तो स्काउट का कोई अच्छा, स्कूल नहीं है। बजट होता है ये पाकिस्तान इसका का स्काउट? बजट जो है वो अपना कोई बजट नहीं है, गवर्नमेंट ग्रांट देती है। कितनी ग्रांट होती है? बलूच इसमें मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक अभी तक पूरा पता नहीं है, इस वक्त हर वक्त खसारे में चलता है। 5 करोड़ तक का तो मुझे पता है, शायद 5 करोड़ मिलता है, मगर गवर्नमेंट की मर्जी पर होता है, कभी दे कभी नहीं दे। इसमें स्टाफ है, हाँ जी, इस्लामाबाद में, और इसमें स्टाफ में है। क्या सूरत है? बलूचिस्तान में 1.5 करोड़ मिलता है, और बाकी सूबों को उसमें तनख्वाहें भी है, इसमें तनख्वाहों के अलावा एक्टिविटीज़ पर भी है। बाकी सूबों का मुझे इल्म नहीं है। तो जैसे गवर्नमेंट ग्रांट जो है बड़े मुश्किल से मिलते हैं, यहाँ भी साल भर लोगों को तनख्वाहें नहीं मिलती, सब जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट होता है, हर बगैर ऑडिट के तो कोई ग्रांट मिलता ही नहीं है। ऑडिट होता है, उसको जमा भी कराया जाता है, फिर पैसे मिलते हैं। अच्छा, ये जो बैरून मुल्क दौरे होते हैं, इसके अखराजात कौन उठाते हैं? जो स्काउट्स होते हैं वो खुद उठाते हैं, और जो टीम लीडर है वो फिर अगर उसके पास गुंजाइश था फंड का तो चीफ इसका अपना ऑफिस उठाता है, ज़्यादातर जो है वो खुद अदा करते हैं। आपने अभी खुद करते हैं या ऑफिस उठाते हैं? मैंने बुकिंग होटल वगैरह खुद किया, टिकट जो है यहाँ से हुआ था, चलिए, होटल मैंने खुद किया, 5 दिन का था। करनानी साहब, थैंक यू। चीफ कमिश्नर पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन, जिसके दफ्तर को ताले लगे हुए हैं, और इसमें बज़ाहिर जो चीफ स्काउट हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो मैं नहीं कह रहा हूँ जी, वो आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो या तो वो मैं एहतराम से कह रहा हूँ, और मुझे अभी भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, उसको पता नहीं है, चलें, उसके आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ, बट डाउट वाली बात ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे जरदारी साहब के कलम से मैंने कुछ नहीं देखा। हाँ। मैंने तो ये देखा है जब भी कोई आर्डर हुआ वो यहाँ नहीं थे। चलें, ठीक। वो इतना कौन सा अहम मामला है कि बैरून मुल्क उससे इजाजत ली, नवाब शाह में बैठकर अपने जाती घर में गए हुए, उधर से कोई इजाजत मिली हो, मुझे नहीं लगता। ये दरमियान में जो आपस में लोगों के ताल्लुकात है, शायद वो गलत इस्तेमाल हो रहे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपने। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।